जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप सभी, बताइए कैसे हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मज़े में हैं। गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी बच्चे लाइव हैं। ऑडियो वीडियो बच्चों आपको क्लियर आ रही है? तो बताइए, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने कर लिया था। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 33 से आगे बढ़ना है और यहाँ से सभी क्वेश्चंस को करना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मज़े में है, मज़े में रहना भी चाहिए इंसान को। ठीक है, तो 32 तक हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को कर लिए थे और मैंने कहा था कि अब इसके बाद के आगे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। ठीक, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जितने बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने कल एक वीडियो यूट्यूब पर डाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बड़ी खतरनाक वीडियो, एकदम जहर सवाल डाले हैं। ठीक है, और उनके जहर अप्रोच मैंने बताए हैं, तो उस वीडियो को जाकर यूट्यूब पर ज़रूर देख लीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सीजीएल मेंस बाय आदित्य रंजन टाइप करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैंने जितने कंसेप्ट बताए ना, इस कंसेप्ट को जाकर आप ज़रूर देखिएगा, आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ यार, एक थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें अगर हमें सीखनी हो, या हाई लेवल के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं और उनका ये सॉल्यूशंस होता है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो जाकर उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आ जाइए, यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक के सभी सवालों को लेकर। ठीक है, यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 35 तक में हमें पहले डायरेक्शन पढ़ना होगा कि डायरेक्शन में हमें दिया क्या है, फिर उसके बाद हम सवालों को बनाएंगे। तो दिए गए डायरेक्शन में कहा गया, द गिवन पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉर द ईयर 2015 ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया एंड टू इंडिया। ठीक है, मतलब इंडिया से जो बाहर जा रहे हैं और एक जो इंडिया में आ रहे हैं। तो जो इंडिया में आ रहे हैं टू इंडिया, वो यहाँ पर इतना है। इंडिया में आने वाले यूएसए में 26% के लोग हैं, यूरोप से 30% लोग आ रहे हैं, अफ्रीका से 10% आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से 34% आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ इंडिया से जो बाहर की यात्रा कर रहे हैं उसमें अमेरिका जाने वाले जो लोग हैं, मतलब जो भारत से अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो 42% लोग हैं। अफ्रीका में जा रहे हैं सिर्फ 7, जैसे मानो 100 लोग जो हैं वो हमारे देश को छोड़ के निकलते हैं, तो उसमें से 42% लोग, यानी 42 लोग यूएसए चले जाते हैं, 7 अफ्रीका में चले जाते हैं, 20 ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं और 31 यूरोप के अन्य देशों में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये उनका डेटा दिया गया और इनके आधार पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ज़रा हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, इन द गिवन पाई चार्ट इफ इतना इज द, देखो नंबर कितना भयानक दिया गया है, देखो इफ इतना इज द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, जो इंडिया आ रहे हैं उनकी संख्या दी गई है, देन हाउ मेनी विजिटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सवाल में यहाँ पर यह बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया से विजिट करने वाले कितने लोग हैं। दिए गए पाई चार्ट में यदि इतना भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से कितने पर्यटक आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से कितने पर्यटक आए हैं। और हिंदी में भी पढ़ लीजिए, दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2015 में भारत से और भारत की यात्रा करने वाले लोगों की बोला गया। भारत से का मतलब फ्रॉम इंडिया और भारत की यात्रा का मतलब टू इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है यहाँ इस डीआई से कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि यहाँ पर इतना जो है वो टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट है जो इंडिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग आए हैं। तो आप इस वाले पाई चार्ट को देखिए, इसमें भारत में आ रहे अलग अलग देशों की संख्या को बताया गया है कि यूएसए से इतने लोग हैं, इससे इतने लोग हैं, इससे इतने लोग हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल के लिए इस वाले पाई चार्ट की आवश्यकता ही नहीं है, तो हम लोग इसको हटा ही देते हैं जब इसकी आवश्यकता ही नहीं है तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि बेटा देखो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है किस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो भारत में ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग आए हैं, तो हमारे देश से बाहर कितने लोग जा रहे हैं उससे इनको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब सवाल में देखेंगे यहाँ तो बोलेंगे यहाँ पर कि 16,000, देखो यहाँ पर 1657
850। ये उन लोगों की संख्या है जो आपके देश में आ रहे हैं, यानी ये कुल मिलाकर कितने परसेंट का मान है, तो 100% का मान है। और हमें यहाँ पर उन लोगों का मान बताना है, ठीक है, हमें यहाँ पर उन लोगों का मान बताना है जो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कुल लोग कितने हैं, तो 34% लोग हैं। यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका हमको कितना परसेंट निकालना है, तो 34% निकालना है, बात खत्म। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34%, माफ़ करिएगा, इसका कितना परसेंट निकालना है, 34%। 100% का मान दिया है, 34% का मान निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दिए गए सवाल में यदि आप इसको देखेंगे और मल्टीप्लाई करने चले गए ना, तो आपका जीवन का नाश हो जाएगा। कैसे सिलेक्शन लेने गए थे, सिलेक्शन देकर आ जाएंगे, बस ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के लिए ये नहीं था, आप इसमें एक कंसेप्ट लगाते, और वो कंसेप्ट लगाते डिजिटल सम का, जो हम आपको बहुत बार बताते हैं। डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जैसे इनके जो डिजिट का सम आएगा वो हमारे यहाँ पर ऑप्शन के डिजिट के सम के बराबर होगा। एक बार ऑप्शन के सभी डिजिट को जोड़िए, आपको भी पता है 9 बनता है, तो 9 को डिजिटल सम में काउंट नहीं करते हैं। फिर 6 और 3 इसको काउंट मत करिए, ठीक है। 9 को जोड़िएगा तो भी उतना ही आएगा, नहीं जोड़िएगा तो भी उतना ही आएगा। 6 6 12 12 5 17, 17 को आपस में जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 बना देगा। 9 को काउंट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 बनाता है। 5 और 4 9 बने काट दीजिए, 7 और 2 9 बने काट दीजिए, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5 3 8 और 1 9 खत्म। 7 और 10, 10 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के डिजिट के सम अलग अलग आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसके डिजिटल सम को यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ बाई डिजिटल सम, ताकि यहाँ पर कोई ये ना कहे ये कैसा गुना कर दिया सर जी यहाँ पे, बाद में नोट्स को देखते हुए। तो डिजिटल सम के माध्यम से यहाँ पर इसके डिजिट का सम लगाओ। 9 बनेगा तो काट देना, नहीं बनेगा तो छोड़ देना। 1 जमा 6 कितना, 7, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 32, 32 को आपस में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 को आप 5 के साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 35, और वापस से 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार आपका डिजिट का सम 8 है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट का सम 8 है? ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप जो है वो करेक्ट आंसर देंगे। दाऊद जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं। सी फॉर कह भी दो प्यार है, गलत आंसर है दाऊद जी। ए फॉर आ जाओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल डिजिटल सम लगाना था, चारों ऑप्शन के डिजिटल सम अलग अलग आ गए थे, तो इसका भी डिजिटल सम लगाकर आंसर दे देना था। क्लियर हो गया? यहाँ पर कभी भी बड़ा बड़ा गुना करने के लिए नहीं होता है। सीपीयू में जानकर बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस दिए जाते हैं, लेकिन आप इसको गुना ना करें तो बेहतर है, ठीक है। क्यों अपने जीवन की बर्बादी करनी। आ जाइए यहाँ पे। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पाई चार्ट फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। ठीक है, और क्या इसका डेटा हमें दिया गया है? नंबर के बारे में तो कोई जिक्र भी नहीं है। सवाल में यहाँ बोला गया है दिए गए पाई चार्ट में उस देश में जाने वाले भारतीयों से अधिक पर्यटक किस देश से भारत में आए पर्यटक हैं। यानी यहाँ पर तो पहले हमें बताना पड़ेगा कुछ तो टोटल नंबर के बारे में इनको जानकारी देनी चाहिए। क्या शीट में यहाँ टोटल नंबर के बारे में कोई भी जानकारी है? ये बताइए। एक बार हम लोग शीट देखते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? 34 है। यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट, यहाँ नंबर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। अगर नंबर दिया गया हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए बोला गया इन द गिवन पाई चार्ट फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया। ठीक है, टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन सा ऐसा इसमें देश है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं, इसमें कौन सा ऐसा देश है जहाँ से टूरिस्ट जो है इंडिया में ज़्यादा आए रादर देन, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन सा ऐसा देश है, जैसे हमारे देश से कुछ लोग किसी और शहर में जा भी रहे हैं, और हमारे देश से किसी सुनिए, हमारे देश से कुछ लोग जो हैं अलग अलग देश में जा रहे हैं। जैसे हमारे देश से कुछ अमेरिका में जा रहे हैं, अफ्रीका में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं,
और हमारे देश में अलग अलग देशों से लोग आ भी रहे हैं। तो ऊपर वाले सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है, कि फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया, मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे हमारे देश में लोग ज़्यादा आए हैं और हमारे देश के लोग वहाँ कम गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके देश में कई सारे देशों से लोग आए हैं और आपके देश से कई सारे देश में लोग गए भी हैं, तो इसमें आपको वो कंट्री बताना है। जैसे मान लीजिए हो सकता है ऑस्ट्रेलिया हो जाए आंसर, हो सकता है यूरोप हो जाए कन, जिससे हमारे पास ज़्यादा लोग आए हैं और हमारे देश से जाने वाले वहाँ के लोगों की संख्या कम है। यानी हमें डिफरेंस का खेल खेलना है। अगर हम यहाँ पर दोनों के जो है वो एक तरीके से नंबर को हम बराबर मानते हैं, तो हम बोलेंगे देखो अफ्रीका से आने वाले 10% लोग हैं लेकिन अफ्रीका जाने वाले 3% लोग हैं, यानी यहाँ पर बात करें तो अफ्रीका से हमें 3% लोग ज़्यादा मिले हैं। उसी तरीके से अमेरिका में जो है ये आंसर नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि अमेरिका से कम लोग आए हैं लेकिन अमेरिका जाने वाले ज़्यादा हैं, हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया से 34% लोग आए हैं और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 20% लोग गए हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का 14% हो जाएगा। यूरोप में अगर हम बात करें तो सिर्फ 30% लोग आए हैं और 31% लोग यूरोप गए हैं, यानी यूरोप भी नहीं होगा। यानी दो कंट्री ऐसी होगी जहाँ से हमारे पास लोग संख्या ज़्यादा आए हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। यानी यही वो दो कंट्री हैं जहां से हमारे पास जो लोग हैं वो ज़्यादा आए हैं, ठीक है, जहां से लोग हमारे पास ज़्यादा आए हैं और यहां से लोग हमारे देश से ये कम गए हैं, ठीक है। लिस्ट हालांकि इनकम्प्लीट है, अगर यहाँ इनका डेटा दिया गया होता तो ज़्यादा आसान होता। अगर हमने इनको जो आंसर दिया है वो यहाँ पर डेटा को बराबर मानकर, जैसे दोनों की संख्या को हमने 100 मान लिया, तो 100 का 10% यानी 10 लोग अफ्रीका से आए हैं और 100 का 7% यानी 7 लोग अफ्रीका में गए हैं, यानी आज भी हमारे देश में 3 लोग जो हैं वो हैं। आप ऐसे समझ लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी हो सकता है पेपर में डेटा ना दे, तो परेशान उसके लिए नहीं होना है। आ जाइए अगले सवाल को ज़रा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। इन द गिवन पाई चार्ट इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया, भारत में आ रहे लोगों की संख्या अगर यहाँ पर इतनी है, एंड द नंबर फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्री, और भारत से जा रहे लोगों की संख्या इतनी है, तो सवाल में यहाँ पर हमसे ये कहा गया हाउ मेनी मोर पीपल विजिट द यूएसए फ्रॉम इंडिया देन फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। अब ये सवाल बढ़िया बन गया, मतलब भारत में आ रहे लोगों की भी संख्या दे दी और भारत से जा रहे लोगों की भी संख्या दे दी, और यहाँ पर ये बोला गया है कि बताओ, ठीक है, समझना मेरी बात को, दिए गए पाई चार्ट में यदि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या इतनी है और भारत से अन्य देशों में जाने वाले पर्यटकों की संख्या इतनी है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की तुलना में भारत से कितने अधिक लोग संयुक्त राज्य अमेरिका को जाते हैं? जाहिर सी बात है कि भारत से हमारे देश में अमेरिका से हमारे देश में कम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश से अमेरिका में ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो बोला गया है इसकी तुलना में कितना लोग जो है वो वहाँ पर जा रहा है, यानी हमें इसका डेटा निकालना है और इसका डेटा निकालना है और दोनों को क्या कर देना है? माइनस में। तो सबसे पहले इस दिए गए सवाल के अनुसार हमें ये पता करना होगा कि हमारे देश में अमेरिका से कितने लोग आए, फिर हमें ये पता करना होगा हमारे देश से अमेरिका में कितने लोग गए, और तब हम उनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर भी चाहें तो डिजिटल सम का कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े प्यार से, आराम से। तो ये आपका दिया गया डेटा था और इस दिए गए डेटा के अनुसार आपको इस सवाल को सॉल्व करना था। एक पल के लिए हम इसको छोटा कर दिए हैं क्योंकि आप लोगों ने सवाल को पढ़ लिया है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग, ठीक है, इंडिया इस, भारत में आ रहे लोगों की संख्या कितनी है? तो बोलोगे भारत में आ रहे लोगों की संख्या हमारा बोला गया है 213560, ये भारत में आ रहे लोगों की संख्या है, ठीक है। और भारत से जा रहे लोगों की संख्या कितनी है? भारत से जा रहे लोगों की संख्या हो जाएगी 2045, ठीक है, 2045,450। ये भारत में आ रहे लोगों की संख्या है और ये भारत से जा रहे लोगों की संख्या है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पर। अब हम यहाँ दिखाते हैं कि भारत में अमेरिका से कितने लोग आए हैं, यानी इस जनसंख्या का 26% लोग आए हैं। इस जनसंख्या का कितना परसेंट लोग आया है? तो 26% आया है, ठीक है। और भारत से कितना लोग गया है? तो इस जनसंख्या का 42% गया है, यानी हमें इसका 42% निकालना है और इसका 26% निकालना है और दोनों को घटा देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए 2045, ठीक है, 204545, ठीक है, 0, इसका कितना परसेंट निकालना है? तो इसका 42% निकालना है, यानी इसका 42/100 कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, और माइनस कर देंगे कितना? तो माइनस कर देंगे 2135
600 और इसका कितना परसेंट 26% को। यानी यहाँ पर ये जो है समझ लेना, ये फ्रॉम इंडिया, भारत से जा रहे लोगों की संख्या है, भारत में आ रहे लोगों की संख्या है, और हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। वापस से हम यहाँ पर जो है वो डिजिटल सम का चूज़ करेंगे कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम जो है वो मैच कर जाए। तो सारे पहले ऑप्शंस के हम डिजिटल सम देख लेते हैं। 3 3 6 और 3 9 खत्म, 8 3 11 का मतलब डिजिटल सम 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद 8 और 7 15, 15 और 3 18, 8 7 15 3 18 का मतलब 9 खत्म, यहाँ इसका डिजिटल सम 5 हो जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 6 और 3 9, यानी इसका डिजिटल सम 9 हो जाएगा। 7 और 2 9 खत्म, 9 खत्म, 8 8 16, 16 और 6 22, 22 का मतलब डिजिटल सम 4 हो जाएगा। यानी हमारे चारों ऑप्शंस के जो डिजिटल सम हैं वो हमारे अलग हैं। चारों ऑप्शंस के हमारे डिजिटल जो सम हैं वो अलग हैं। देखो, डिजिटल सम का मतलब सिंपल इतना बोलूँगा, सभी अंकों को जोड़ देना और आखिरी तक जोड़ना। ठीक है, सभी को जोड़ो और आखिरी तक जोड़ो, एक अंक तक जोड़ के। 3 3 6 3 9 3 12 12 8 20, 20 को भी आपस में जोड़ दो, 2 + 0 2 के बराबर। इसी तरीके से कर करके सबको जोड़कर लेकर आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, और डिजिटल सम में जहाँ 9 बनता है उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे देखिए 5 और 4 9 बन गया, मत काउंट करिए। 5 और 4 9 बन गया, मत काउंट करिए, सीधा यहाँ पर 2 लिखिए। ठीक है, और 2 को आप किसके साथ गुना करेंगे, तो 4 और 2 6 के साथ गुना करेंगे, माइनस। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 9 बन गया, खत्म बात। यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इंटू यहाँ पर कितना, 6 × 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो 6 का 2 गुना 12, 12 का मतलब कितना होता है, 3 होता है, माइनस 8 का 8 गुना 64, और 64 का मतलब होता है 1, क्योंकि 64 को जब आप ऐड करोगे तो 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 को ऐड करोगे तो 1 हो जाएगा। 3 में से घटाओगे, डिजिटल सम कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिटल सम 2 है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए है। तो यानी यहाँ पर आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या मैंने कहीं पर गुना किया है, क्या मैंने कहीं पर भाग किया है, क्या मैंने कहीं पर कोई दूसरा तरीका लगाया है, क्या मैंने अप्रोक्सीमेशन लगाया, मैंने इसमें किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लिया, बस मैंने डिजिटल सम के माध्यम से इस सवाल को सॉल्व कर दिया। और जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि मेरे घर के बनाए सवाल है। ये फ़ायदा हो जाता है डिजिटल सम का जब आपको पता होता है तो। ठीक है, और ये सभी तरीके आपको पेपर में लगाने होते हैं। एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि बच्चा इतना बड़ा गुना कर ही नहीं सकता पेपर के अंदर बैठ के। ठीक है, और फिर लोग कहते हैं यार डीआई बड़ा टफ आया था। टफ आया नहीं था, पहली पॉइंट तो ये थी समझदारी, कि आप इसको समझ पाते कि ये कहना क्या चाह रहा था। और दूसरा पॉइंट, जब आपने इसको समझ लिया तो कैलकुलेशन, वो आपको पता होना चाहिए था कि इसको तोड़ना कैसे था। बाकी और कोई बात नहीं थी मेरे भाई। यहाँ पे आ जाइए, अगले वाले सवालों को ज़रा हम देखते हैं। यहाँ पर 100 का कुछ नहीं करना होता, जी हाँ बिल्कुल 100 का कुछ नहीं करना होता है। इसीलिए नहीं क्योंकि 100 का मतलब वो एक होता है। 1 + 0 + 0, किसी संख्या के नीचे एक है उसका कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, आप उसको ऐसे ही उसको छोड़ सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। अगला सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया था गिवन बार ग्राफ शोज द बिस्किट एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों की अवधि में भारत के बिस्कुट निर्यात को दर्शाता है, कि भारत से कहाँ कहाँ कितने कितने बिस्कुट निर्यात हुए हैं, यानी एक्सपोर्ट किए गए हैं, उसके बारे में बता रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, ये मैथ फिजिक्स एजुकेशन ये सब कहाँ से आ गया मेरे भाई। ठीक है, ये सब कहाँ से आ गया है ये बताना। ये वाला इसके अंदर फर्जी आ गया मुझे लग रहा है। मैं देख रहा हूँ ये वाला जो है ना इसके अंदर फर्जी आ गया है। बिस्किट के निर्यात में मैथ फिजिक्स कहाँ से आ गया। और ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, पाई चार्ट का तो है भी नहीं। इस क्वेश्चन को है ना 36 नंबर क्वेश्चन को, ये फर्जी सवाल है। 35 के बाद ये 36 क्यों, क्योंकि ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है, और बार ग्राफ में मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया है, तो आप वहाँ देख लेना, ये फर्जी सवाल हो जाएगा। समझे यहाँ पर क्यों, क्योंकि इसके अंदर पाई चार्ट दे दिया गया है, फर्जी है, इसको हटाओ। CHSL का है, बार ग्राफ का क्वेश्चन है, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है SDI की। बाकी ये आप कर लेंगे क्योंकि बार हो गया और टैबुलर हो गया, ये हमने आपको दोनों करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 37 से लेकर 38 तक के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड
टेबल टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब आप इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। और सवाल में देखिए तो बोला क्या गया है, सवाल में कहा गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि एक विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 5000 है। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 5000 बच्चे। उस 5000 में से यहाँ पर 15% बच्चा कंप्यूटर साइंस को चूज करता है, आईटी में जाने वाले 14% बच्चे हैं, ईसीई में जाने वाले 16% हैं, ईईई में 18% हैं, होटल मैनेजमेंट को चूज करने वाले 25% हैं और इको को चूज करने वाले 12% हैं। ये हमारा दिया गया है कि टोटल का इतना 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 परसेंट बच्चा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सेम तरीके से यहाँ पर फिर कहा गया है कि फलाने 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 फील्ड में इतने परसेंट जो है वो क्या है, बच्चे मौजूद हैं। यानी कल वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि एक हमारा जो होता है वो बाप होता है, दूसरा हमारा बेटा होता है। यानी यहाँ पर अगर हमें बात करना हो बॉयज़ के बारे में तो सबसे पहले कुल जनसंख्या का इतना परसेंट निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर इतना परसेंट देना पड़ेगा। जैसे कल ऐसे मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों को करवाए थे, जहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि पहले तो है ये बता देगा कि कौन कौन सी कंट्री हो गई और फिर उस कंट्री के अंदर ये बता देगा यहाँ पर कितने परसेंट बॉयज़ हो गए और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता है। कल कम से कम मैंने 2 से 3 डीआई जो है वो पर्टिकुलरली इसी टाइप पर करवाए हैं। ठीक है, और आप अगर गौर से देखिए तो ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दोबारा से एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, मेंस में हालांकि पूछा गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सवाल में कहा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन सीएस ईसीई एंड ईईई फील्ड, यानी यहाँ पर बच्चों का औसत बताना है और ये जो 3 फील्ड दिए गए हैं उस फील्ड के अंदर बताना है, बॉयज़ का बताना है, याद रखिएगा। तो हमने आप पर कहा कि देखो यार बॉयज़ का औसत निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तो औसत निकालना है तो कोई बात नहीं, जिन 3 फील्ड्स के बारे में चर्चा है उन 3 फील्ड्स में पहले बॉयज़ की संख्या हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जिन भी 3 फील्ड के बारे में चर्चा है उनकी संख्या हम लोग देख लेते हैं। तो सीएस में कितने बच्चे होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर सीएस में अगर हम बॉयज़ की संख्या की बात करें तो यहाँ पर जो है यानी हमें क्या निकालना है पता है, हमें जो पता करना है वो कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ईसीई में कितने बच्चे हैं और फिर यहाँ पर जो है ईईई में कितने बॉयज़ हैं, ये तीनों को जोड़कर और बाद में क्या कर देना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये बाद में क्या कर देना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं, यानी सीएस में कितने बच्चे हैं, कैसे पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर कुल जनसंख्या के बारे में ऑलरेडी यहाँ पहले बता दिया गया था कि कुल जनसंख्या कितनी है, 5000 है। तो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे कितने होंगे, तो देखो कंप्यूटर साइंस वाले ऐसे निकालना कि कुल जनसंख्या हमारी 5000 है। ठीक है, उस 5000 का कितना परसेंट कंप्यूटर साइंस में है, 15% है। तो ये हमारा पहले उन लोगों का संख्या आ जाएगा। देखो पप्पा के पास पहले पहुंचो, टोटल जनसंख्या का 15% निकालो। ठीक है, तो ये वो लोगों का संख्या दे देगा जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और फिर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बॉयज़ हैं, तो 44%, यानी इंटू 44 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पहले हमने वही बात कहा कि 5000 का 15% निकाला यानी 5000 इंटू 15 बटे 100 और फिर जो ये डेटा आ गया उसका 44% निकाला यानी इंटू 44 बटे 100 यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यही बात कहा कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 5000 इंटू 15 बटे 100 इंटू 44 बटे 100। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईसीई को लेकर, तो ईसीई में कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर टोटल जनसंख्या हमारी 5000 है, उसमें से यहाँ पर जो है 16% बच्चे जो है वो ईसीई पढ़ते हैं, तो 5000 इंटू 16 बटे 100 और फिर उस ईसीई में 72% बच्चे बॉयज़ हैं यानी इंटू 72 बटे 100। फिर उसके बाद यहाँ पर ई जो है वो बोला गया है, तो ई में टोटल 5000 बच्चे होंगे, उसके बाद उसमें से 18% बच्चे यानी इंटू 18 बटे 100 और इंटू यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ई में 68% है यानी इंटू 68/100। अब असल में आपको क्या करना है सर, आपको इन तीनों को जोड़ देना है। आपको क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। जब आप इन तीनों को जोड़ने जाओगे तो आपके पास कॉमन डेटा क्या मिलेगा, देखो तीनों को जोड़ना है तो कॉमन डेटा 5000, देखो यहाँ पर अगर आप गौर से फरमाओगे तो 5000 5000 5000, तो जो कॉमन आ गया वो 5000 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे भी यहाँ 100 को 2 बार गुना, 100 को 2 बार गुना, 100 को 2 बार गुना, तो यहाँ पर इसके नीचे 100 को 2 बार गुना यानी 4 जीरो आ जाएगा, कॉमन ले लो। यहाँ पर 15 इंटू 44 बच जाएगा, लिख दो यहाँ 15 इंटू 44। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा 16 72, तो 16 इंटू 72 लिख दो यहाँ पर, और यहाँ कितना बच जाएगा 18 68 बच जाएगा, तो 18 68 लिख दो यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर ये हमारा टोटल डेटा हो गया और उसको किससे भाग कर देना था 3 से। तो ये सारे स्टेप हमें यहाँ नहीं करने पड़ते, बिना इनको लिखे भी हम काम कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे कि CS हो गया, इसी हो गया, ये हो गया, हम डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते, क्योंकि यार देखो 5000 बट्टे में इतना जो है वो हर किसी के पास आना है। तो कंप्यूटर साइंस की पूरी जनसंख्या जो है जितनी भी होती है उसमें से इतना कॉमन निकाल दिया, इतना कॉमन सब में से निकाल देते, बस मेरे भाई बात खत्म। ठीक है, 5000 कहाँ से आया? अरे मुन्ना तुम पढ़े नहीं, डेटा यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया था। देखो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड इज 5000। यहाँ लिखा गया है कि 5000 बच्चे जो हैं वो एडमिट किए गए हैं। 5000 बच्चे। एक काम करो ना, आपको इतना नहीं करना ना तो आप और आसानी में कर लो। लो बेकार में हम आपको इतना बता रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट ही बता देते हैं। लो आपको अगर डेटा ही निकालना है तो देखो निकालो। लो कंप्यूटर साइंस का डेटा निकालो। कंप्यूटर साइंस अब देखो बिना कलम उठाए करोगे। कुल बच्चों की जनसंख्या 5000 है, याद रखना। कुल जनसंख्या कितनी हजार है? 5000 है। ठीक है, मैं डायरेक्ट निकलवा देता हूँ। 5000 का 15% कंप्यूटर साइंस में है। 5000 का 15% कितना होगा? 5000 का 10% 500 होगा, तो 15% 750 होगा। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में कितने बच्चे हैं? 750 बच्चे हैं। उस 750 का 44% क्या है? बच्चा है, बॉय है, यानी 7700 इंटू 4/100 आप यहाँ कैलकुलेट करो तो CS का आपको स्ट्रेंथ मिलकर आ जाएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 5 से काटोगे 2 बार में, 5 से काटोगे 15 बार में, 2 से काटोगे मेरे भाई 22 बार में, गुना कर लो। 15 का 2 गुना 30 का 0 हाथ में 3, 15 इंटू 2 30, यानी 330 बच्चे। ठीक है, किस में? कंप्यूटर साइंस में एनरोल होने वाले कितने बच्चे हैं? 330 बच्चे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो बात करते हैं हम ECE को लेकर बात करते हैं। लीजिए आप यहाँ पर ECE का भी डेटा निकाल दीजिए। तो 5000 का कितना? 16% है, तो 16 इंटू 500, ठीक है, 16 इंटू 50 यानी 800 बच्चा आ जाएगा। 5000 का 16% कितना होता है? 5000 का 16% 800 होता है, यानी ECE में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं? 800 बच्चे हैं। और उसमें कितना परसेंट बॉय है? तो 72%, यानी इस 800 का कितना परसेंट हमको निकालना है? तो 800 का 72% निकालना, यानी 800 इंटू 72/100। काम खत्म। 8 इंटू 2 16, 8 7 56 और 1 57 हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ बात कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर रहे होते हैं EEE को लेकर। यहाँ पर किसके बारे में? EE और E को लेकर। तो आप मुझे यहाँ बताइए टोटल डेटा कितना है? 5000 है, उसका 18%। तो 5000 का 18% 900 होता है, सीधा 18 × 900, 900 लोग यहाँ पर EEE में पढ़ रहे हैं और उसका 68%, यानी इतना इंटू 68/100 जो है वो क्या है? बॉयज़ है। 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। 9 × 72 का 2 7 हाथ में, 9 × 54 और 7 हमारा 61 हो जाएगा, यानी 612। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हमारा सबका संख्या आ गया है। कंप्यूटर साइंस यानी CS में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 330 है। हमारा EE में पढ़ रहे बच्चों की संख्या जो है यहाँ पर ECE में 576 है। और उसके बाद यहाँ पर EEE में पढ़ रहे बच्चों की संख्या 612 है। सबको जोड़कर हमें क्या करना है? 3 से भाग कर देना है। जोड़कर देख लो मेरे भाई, यहाँ पर आप बोलोगे सर जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 6 2 8 और 0 आ जाएगा। 7 1 8, 8 3 11 का 1 आ जाएगा एक हाथ में। 6 5 11 14 15, 1518/3, जिसको अगर हम भाग करें तो 506 के करीब में आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 506 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 506 बी बोल बी फॉर बोल भी दो कि प्यार है। बहुत अच्छा, क्या बात है, समझ में आ गया। तो क्लियर है ये क्वेश्चन आपका। तो ऐसे क्वेश्चन एक आधा कैलकुलेटिव आते हैं। प्री और मेंस के DI में बस इतना ही फर्क होता है कि प्री में सिर्फ आपसे एक डेटा निकलवाया जाता। अगर ये DI आपके प्री में आता ना तो सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन बोला जाता कि CS में पढ़ रहे बॉयज़ की संख्या बता दो। तो आप पता है क्या करते? टोटल जनसंख्या का 15% निकालते और उसका 44% निकालते। यानी प्री में पूछा जाता तो मात्र यहाँ ये पूछ लिया जाता कंप्यूटर साइंस यानी CS में पढ़ रहे बच्चों की संख्या क्या है। लेकिन मेंस में क्या होता है कि आपको एक नहीं कम से कम 2-3 डेटा दे दिया जाता है और 2-3 का मान पूछ लिया जाता है। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर।
क्लियर है? प्री और मेंस में बस इतने का फ़र्क होता है और कोई नहीं, बाकी स्टेप हो गए हैं या तरीके हो गए हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखिए, सेम तरीके से बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसीई। यहाँ डिफरेंस पूछा गया कि आईटी में गर्ल्स में पढ़ रही संख्या और ईसीई में गर्ल्स पढ़ रही संख्याओं का अंतर कितना है। हमने कहा यार देखो इतना हलवा सवाल, और पर्सनली मैं आपको बताऊं इस सवाल से मुझे याद आ गया, हमारे गुरुकुल में यहाँ पर जो है वो एक है, मतलब हमारे डाउट टीचर हैं करके, संदीप करके हैं, और संदीप जो है उनका पेपर जो था वो इसी को पेपर था। देखो 2019 से मैं भी हूँ सिलेक्टेड एज अ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, और 2019 के सीजीएल के पेपर से हमारे संदीप सर भी हैं, वो टैक्स असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। मेरा पेपर 16 तारीख को था, 16/11/2020 को, और संदीप का पेपर जो था वो 18/11/2020 को करके था। ये 18 तारीख का जो मेंस का पेपर हुआ था ना, ये इतना हलवा पेपर था कि सीजीएल के इतिहास में अगर सबसे आसान पेपर पूछा गया था ना, मतलब एमटीएस से भी आसान, तो 18 नवंबर 2020 का पेपर पूछा गया था। जो सारा बवाल हुआ था, जो हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा था, वो इसी के चलते। क्योंकि इस पेपर में सारे के सारे बच्चे जो हैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 में 200 लेकर आए थे। बहुत आसान पेपर पूछा गया था मेंस के मैटर में, सबके ऑलमोस्ट 200 में 200, मतलब अगर हम बात करते हैं कि 100 लोगों ने अगर पेपर दिया था ना, तो 100 लोगों में जो है लगभग कम से कम 30 से 40% बच्चों का जो है वो 200 में 200 स्कोर आया था। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने घंटे भर में पेपर खत्म करके वो बैठ गए थे, ठीक है, 1 घंटे में खत्म कर दिया, किसी ने 1.5 घंटे में खत्म कर दिया, इतना आसान में इनका पेपर आया था। इस वजह से उन बच्चों ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया था कि हमारी क्या गलती है, क्योंकि देखो उनका पेपर जो था वो बहुत आसान हो गया, हम लोगों का पेपर जो था वो बहुत टफ हो गया। उनके में जो एवरेज अगर किसी भी बच्चे से पूछो ना तो 180 स्कोर आया था। और 15 तारीख और 16 तारीख, देखो मेंस का पेपर 3 शिफ्ट में हुआ था, 15 तारीख, 16 तारीख, 18 तारीख, तो 15 और 16 वालों का पेपर टफ था, जिसमें मेरा पेपर भी टफ था, 15 वालों का भी टफ था, और 18 वालों का बहुत आसान था। तो 15 तारीख में जो एवरेज स्कोर गया था ना वो 120 गया था, 16 तारीख में एवरेज स्कोर 120 गया था, लेकिन 18 तारीख में एवरेज स्कोर 180 गया था। अब एसएससी ने देखते हुए इसी के कारण नॉर्मलाइजेशन किया, इनके स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए यहाँ पर, और इनका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ा, इनमें भी बढ़ा उनका जिनका ज़्यादा स्कोर था। इस वजह से यहीं पर एक भाई साहब थे, एक नालायक भाई साहब, वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर नाराज़ हो गए, और नाराज़ हो गए तो उन्होंने कोर्ट में केस दायर कर दिया एसएससी के खिलाफ, और इसी वजह से इतना लंबा समय तक जो है वो कोर्ट का केस चला था वही नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर जब कोर्ट केस चला, तो जब फाइनली वो कोर्ट केस हार गए, तो हम लोगों का एसएससी ने जो है वो रिजल्ट पब्लिश किया था। अब यहाँ पर जब ये शिफ्ट आ गया, तो पहले तो मैंने आपको एक कोर्ट केस भी बता दिया कि ये कोर्ट केस का मामला क्या था। फिर अब हम आते हैं संदीप के एग्जाम्पल को लेकर कि हम संदीप का एग्जाम्पल क्यों दे रहे थे। संदीप ने प्री का पेपर अच्छा दिया था, नो डाउट, बाकी सभी चीज़ें अच्छी थी। संदीप के 200 में 200 नहीं आए थे। संदीप के 200 में 200 इसीलिए नहीं आए थे क्योंकि पर्टिकुलर इसी सवाल में, ये गर्ल्स वाले क्वेश्चन में संदीप ने गलती कर दिया था। जब वो पेपर देकर आया तो उसके बाद कहा कि भाई जी कसुत्ता आसान सवाल था, लेकिन मैंने है ना यहाँ पर गर्ल्स का डिफरेंस पूछा था, शायद मैंने बॉयज़ का निकाल दिया था और मेरे से यो गलती हो गई। और उस गलती के चक्कर में क्या हुआ यहाँ पर कि संदीप को हमेशा ऐसा लग रहा था, जब वहाँ पर जैसे अलग अलग चैनल्स के वो जब एनालिसिस देख रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन अगर होगा तो 2 नंबर से, और मेरा सिलेक्शन अगर छूटेगा तो भी 2 नंबर से। तो उनको इस सवाल के लिए काफ़ी ज़्यादा अफसोस था। क्यों ऐसा अफसोस था? देखो, अगर संदीप का ये सवाल सही होता तो देखो जिनके भी 200 में 200 आए थे ना इस पर्टिकुलर शिफ्ट में, उनको मार्क्स को बढ़ाकर 248 कर दिया गया था, लेकिन जिनके 197.5 आए थे ना उनके मार्क्स को बढ़ाकर मात्र 210 किया गया था। तो अगर इस लड़के के एक सवाल और सही होते ना तो इसको देखो कितना ज़्यादा नंबर का फ़ायदा होता। यहाँ पर इसको सिर्फ 12.5 नंबर का फ़ायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वहीं 48 नंबर का फ़ायदा हो जाता। तो सिर्फ एक सवाल के चलते इसको उतना नंबर का फ़ायदा नहीं मिला, और फ़ायदा नहीं मिला तो ये लड़का एकदम बॉर्डर पर आ गया। टोटल फाइनल स्कोर 700 में इसका स्कोर 625 के करीब में बन रहा था जनरल कैटेगरी से, 625 या 624 के करीब में। तो इसको हमेशा इस बात का होता था कि अगर मेरा सीजीएल में सिलेक्शन होगा तो इतना तो पता है कि टैक्स असिस्टेंट ही मिलेगा इतने मार्क्स में, अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मात्र 1 या 2 नंबर से, और अगर मेरा सिलेक्शन छूटेगा भी तो मात्र 1 या 2 नंबर से, ठीक है।
और एक सवाल ने इसकी ऐसी मतलब पूरे टाइम पर जब तक रिजल्ट नहीं आया था, पूरे 1.5 साल तक उसके दिमाग में ये तलवार लटकी पड़ी थी, मेरा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। कई रात उसके सपने में आते थे कि यार मेरा नहीं हुआ, मैं 2 नंबर से रह गया, और कई रात ऐसे आते थे मेरा हो गया। फाइनली जिस दिन हम सब का रिजल्ट आया तो यकीन मानिए उस लड़के का सिलेक्शन मात्र 2 नंबर से हुआ। अगर उसका 2 नंबर में थोड़ा भी कम होता या 2 नंबर से अगर एक भी क्वेश्चन कम होता तो उस लड़के का सिलेक्शन नहीं होता, संदीप का। तो एक सवाल ने उसका सिलेक्शन कराया है। और मेरा कहानी 2018 में क्या था कि एक सवाल ने मुझे रिजेक्ट किया था, 1.4 मार्क्स से जो है मेरा सिलेक्शन रह गया था। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, मेंस में सवाल आते हैं, अभी आपको बहुत आसान दिखेगा, लेकिन इसके पीछे की सोचो एक एस्पिरेंट के लिए स्टोरी क्या थी। एक एस्पिरेंट के लिए तो ये सवाल ऐसा था जो उसको सिलेक्शन से दूर लेके चला गया। इसीलिए कहते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि सिलेक्शन दिलाते दिलाते सिलेक्शन हटा देगा ये सवाल, इस बात को ध्यान रखो। पता चले 2 नंबर आते आते 2.5 नंबर चले गए। क्योंकि मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के केसेस देखता हूं, बहुत सारी स्टोरीज में देख रहा होता हूं, बहुतों की सफलताएं और बहुतों की असफलताएं मैंने देखी हैं, मैंने सब कुछ देखा है। कोई एक सवाल कैसे किसी का पूरा लाइफ बदल सकता है, कोई एक सवाल कैसे किसी का जो है यहाँ पर उसको सेलेक्टेड बना भी सकता है, रिजेक्टेड भी बना सकता है। उस एक सवाल का पावर कितना होता है, बहुत फ़र्क होता है मेरे भाई यहाँ पे। इसलिए जब भी आप पेपर देने जाएं थोड़ा दिमाग खुला रखें और सही तरीके से अटेम्प्ट करें। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ सबसे बड़ा पाप तो ये है कि वो चीज़ आपको आती थी और आप तब भी गलत करके आ गए, इससे बड़ा तो पाप ही नहीं था। इसीलिए क्योंकि आए दिन कई रात आपके नींद में वही चीज़ आते रहेगी, अरे यार आया था छोड़ दिया, अरे यार आया था सिर्फ वो एक सवाल, वो एक सवाल, वो एक सवाल। जो नहीं आता था उसके लिए तो दुख ही नहीं होगा, लेकिन जो आता था और जिसमें सिली मिस्टेक कर दी है और उसके वजह से यदि आपका सिलेक्शन रह जाता है ना, तो फिर तो बड़ा पछताओगे आप, ये बात समझ लो, ठीक है। तो जल्दीबाजी में भाई साहब ने गलती कर दी। हालांकि सवाल में दम नहीं है, ये बात हमें ही पता है, दम नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस डेट को, इस शिफ्ट को, इस क्वेश्चन को यहाँ देखते हुए मुझे वो केस स्टोरी याद आ गया, ठीक है। जाके संदीप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, 197.5 वो 200 में लेकर आए थे, लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पर एक लंका लग गई थी उनकी, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर देखिए। तो सवाल में कहा गया, आप जाइएगा लिस्ट निकालिएगा सीजल 2019 का, उसमें जाकर संदीप काली रामना नाम का एक नाम सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। वो टैक्स असिस्टेंट हमारे साथ ही हैं, गुरुकुल में ही रहते हैं वो भी, ठीक है। तो इस एक सवाल ने उनको पूरे 1.5 साल तक उनके दिमाग में ये तलवार रखा था कि अगर मेरा होगा भी अगर मेरा नहीं हुआ ना तो जिम्मेदार सिर्फ यही सवाल होगा, ठीक है। आ जाओ, चलो देखो यहाँ पे। तो सवाल में बोला गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन आईटी एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईसी। आईटी में गर्ल्स की संख्या और ईसी में गर्ल्स की संख्या का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटी में पढ़ रहे लड़कियों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर जरा देखिए आईटी में कितनी गर्ल्स पढ़ रही हैं वो हम देखते हैं। पूरी जनसंख्या जनाब हमारे पास कितना है, 5000। ये शुरू में ही कह दिया गया था। 5000 का 14%, तो 14 इंटू 5 70, यानी यहाँ पर बोलोगे 700, ठीक है। 700 लड़कियां पूरी की पूरी किस में पढ़ रही हैं, आईटी में। अब आईटी में गौर से देखोगे यहाँ पर तो कितना यहाँ बॉयज़ का परसेंटेज है, 65%। अगर 65% बॉयज़ हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, 35% हो गई। कितनी हो गई, 35%, यानी 700 का हमें कितना परसेंट चाहिए, तो 35% चाहिए। यहाँ निकालते हैं, 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 7 पचे 35 और 7 तिरके 21 और यहाँ हो जाएगा 3 24, यानी 245। तो आईटी में पढ़ रही लड़कियों की संख्या निकाल दिया, 245। कोई टेंशन की बात यहाँ पे, बहुत शानदार। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, ईसीई के बारे में। तो ईसीई में पढ़ रहे लड़कियों की संख्या जरा देखिए। तो आप बोलेंगे सर टोटल 5000 है और इसी में 16%, तो 5000 का 16% कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और इसी में 72% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, 28%। यानी इस 800 का कितना परसेंट निकालना है, तो 28% निकालना है। यहाँ पर 2 जीरो से हमारा 2 जीरो खत्म, 8 8 64 का 4 6 हाथ मार दें, 16 6 22, कितना हो जाएगा, 224। इसमें 245 है, इसमें 224 है। इन दोनों का डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस मेरे भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका डिफरेंस जो है वो 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और भाई साहब ने जल्दीबाजी के चक्कर में 20 आंसर मार दिया था, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उनको ऑप्शन नंबर बी ना दिखकर ऑप्शन नंबर सी दिख गया था और उन्होंने जल्दीबाजी में सी टिक कर दिया था, और इसी वजह से उनको 1.5 साल तक बस वो जल्दीबाजी नुकसान देती रही। एग्जाम हॉल में बिल्कुल अलग ही प्रेशर होता है। आंसर उनका आया था 21 और उन्होंने यहाँ पर टिक कर दिया था 20, ठीक है। बोलोगे सर कहाँ से कहाँ 21 कैसे, तो भाई जल्दीबाजी में हो जाता है। असल में उनका 225 समझ लिया था और घटाकर वहाँ पर उन्होंने 20 मार दिया था, लेकिन आप ऐसी गलती ना करें।
ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 तक के डायरेक्शन दे रखे हैं। बोला गया स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिए गए चित्र में आप ग्राफ को पढ़िए और इसके आधार पर जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दीजिए। सवाल में यहाँ पर बोला गया कि देखो यहाँ पर ये बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। अलग अलग इंस्टीट्यूट से कितने कितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसके बारे में बताया गया है। इंस्टीट्यूट ए से कितने हैं, बी से कितने हैं, सी से कितने हैं, डी से कितने हैं, ई से कितने हैं। यानी यहाँ पर 1800 बच्चे आए हैं और उस 1800 बच्चों का डिग्री में यहाँ पर बताया गया है कि कितने कितने डिग्री के कौन कौन से हैं। दूसरा वाला क्या बताया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट परसेंट वाइज पास्ड इन एग्जामिनेशन फ्रॉम इतना। अगर आप देखेंगे तो एक डीआई आपका डिग्री में है और दूसरा यहाँ पर पाई चार्ट जो है वो परसेंट में है। ठीक है, ये आपका जो पाई चार्ट है ये उन लोगों के बारे में बताता है जो उस कॉलेज में पढ़ने आए हैं यानी अपीयर होने आए हैं, और ये पाई चार्ट उन लोगों के बारे में बताता है जो उस कॉलेज में पास हुए हैं। जैसा कि मैंने हमेशा कहा ये पप्पा है तो ये बेटा है, इसी से ये इसका जन्म हुआ है। ठीक है, पहले तो ये पता करोगे ना कितने बच्चे उस संस्थान में आए हैं, तभी तो बताओगे उसका कितना % बच्चा पास है। इसका स्ट्रेंथ 1800 है और इसका यहाँ 1200 है, यानी 1800 बच्चे अगर पढ़ने आते हैं तो 1200 पास होते हैं, 600 फेल हो जाते हैं। इस आधार पे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया सबसे पहले देखते हैं, और ये आपका इस बार का मेंस का क्वेश्चन है। गौर से देखिए क्या लिखा है, सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022। हमने कहा बना लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मेंस का सवाल है, बनाएंगे। सवाल में बोला गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी, ठीक है, एक्सीड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, यानी हमें किसका डेटा निकालना है, जरा गौर से देखिए। तो हमें यहाँ पर निकालना है पास फ्रॉम सी, ठीक है, जो सी से पास हुए, और अपीयर फ्रॉम किस में, तो ई। बस आपको इतना ही देखना होता है। बच्चे देखकर पता नहीं अलग ही मन में भौकाल बना लेते हैं कि इतना डरावना सवाल है, ऐसा है कुछ नहीं। आपको सी वाले का डेटा निकालना है कि सी से कितने पास हुए हैं और ई से कितने अपीयर हुए हैं, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा एक्स है। बस यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इसका डेटा निकाल दो और आप यहाँ पर इसका डेटा निकाल दो और उसके बाद इनका डिफरेंस बता दो, वहीं आपका आंसर होगा। शीट में अगर आप देखेंगे तो पूरा डेटा दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसमें, तो पास फ्रॉम सी, यानी हमें जो है पास लेना है डेटा, और कहाँ से लेना है, तो सी से कितने बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए टोटल पास होने वालों की जनसंख्या 1200 है और सी में उसका 18% पास हो रहा है, यानी 1200 का 18% कितना हो रहा है बच्चे, तो बोलोगे सर 1200 का 18%, 1200 का कितना परसेंट, तो 1200 का 18% यहाँ पे खत्म करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 दूना 36 का 6, 3 हाथ में 18 कम 18 1, इतना आपका आ जाएगा 216। यानी सी से पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 216 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया है अपीयर होने वाले ई से, यानी यहाँ पर बात करें तो अपीयर होने वाले कहाँ से, ई से। ई से कितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसका डेटा देखते हैं, ये भी आसान सवाल है। तो ई से अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या अगर हम बात करें, टोटल 1800 बच्चे होते हैं। ठीक है, और उसमें यहाँ पर ई से सिर्फ 40 डिग्री, याद रखना डिग्री। अब यहीं पर छोटा सा मिस्टेक बच्चा करता है, वो उसको परसेंटेज में बदलने की कोशिश करता है। मत करो ना मेरे भाई परसेंटेज में बदलाव, आप सीधा का सीधा ये लिख दो कि सर देखो बात ऐसी है ना यहाँ पे कि असल में जो हमारे पास ये 1800 है, ये पूरा का पूरा पाई चार्ट का मान है। ये 1800 ये पूरे पाई चार्ट का मान है, पूरे पाई चार्ट का मान है, यानी कितने डिग्री का मान है, 360 डिग्री का मान है। अगर यहाँ परसेंटेज बोलेगा तो परसेंटेज बताना। जैसे मैं इस सवाल में अगर बात करूँ यहाँ, तो आप ऐसे समझ लो ना, देखो आपको यहाँ दो दो पाई चार्ट दिए गए हैं, मैं आपको थोड़ा तरीके से समझाता हूँ, आप और समझ पाएंगे। मान लीजिए आपको ये निकालना है कि सी से कितने बच्चे पास हैं, तो यहाँ पर पास होने वालों की संख्या कितनी है, 1200। तो आप पता है क्या लिखेंगे, आप उसमें ये बात लिखेंगे, देखो सर टोटल डेटा 1200 है। ठीक है, ये पाई चार्ट परसेंटेज में है कि डिग्री में है, तो बोलोगे सर ये पाई चार्ट परसेंटेज में है, यानी असल में ये जो है कितने % का मान है, तो ये 100% का मान है। कितने का मान है, तो 100% का मान है। हमें किसका निकालना है, सी का, और सी का मान कितना 18%, तो हम यहाँ पर इसको 18% से गुना करते हैं। हम असल में बैकग्राउंड में ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाता है। ठीक है, और तब हमारा यहाँ पर 216 आता है। ठीक, उसी तरीके से अगर हम इस वाले पाई चार्ट की बात करें,
टोटल डेटा इनके पास कितना है 1800 है, तो हम यहाँ बोलते हैं टोटल डेटा कितना है 1800 है। अब ये जो टोटल डेटा है मेरे भाई, ये इस कंप्लीट पाई चार्ट का मान है, यानी पूरा यहाँ पर डिग्री का मान है, यानी ये 360 डिग्री का मान है। ये परसेंट में था तो 100% का मान है, और डिग्री में था तो 360 डिग्री का मान है, यानी ये 18 जो है यहाँ पर ये कितने डिग्री का मान है, 360 डिग्री का मान है। हमें किसका निकालना है, ई का मान, यानी 40 डिग्री का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ई का मान, यानी कितने का मान निकालना है, 40 डिग्री का यहाँ मान निकालना है। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। 360 का असल में ये पूरा का पूरा 5 गुना है, आप करके देख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं। 36 पचे 1800 होता है, और 40 का 5 गुना कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 200 आ जाएगा। तो यहाँ कितने लोग हैं 216, और यहाँ कितने लोग हैं 200, इन दोनों का अंतर ही तो x है, यानी x का मान 216 में से 200 घटा दो तो 16 आ जाएगा। और वो 16 किस किस के बीच में आता है, तो 14 और 18 के बीच में 16 आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझना था कि अगर हमें परसेंटेज में दिया गया है तो हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे, डिग्री में दिया है तो डिग्री में करेंगे। ये जो था 100% का मान था, 18% का निकालना था, और ये जो था 360 डिग्री का मान था, 40 डिग्री का मान निकालना था। क्लियर है, बताइए। चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं एक बार कितने सवाल है वो देख ले। 44 ही क्वेश्चन है, अच्छा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, ठीक है, याद से देखिए, यहाँ गौर से देखिए, हु अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, बी से अपीयर होने वालों की संख्या इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड सी, ठीक है। यानी यहाँ पर हमसे ये बात बोला गया है कि देखो इंस्टीट्यूट बी से अपीयर हो रहे छात्रों की संख्या यहाँ पर कितना है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन, कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है, किन से, तो जो इंस्टीट्यूट और सी से पास करते हैं। और मैंने आपको कहा है कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए जहां पर आपको ये पता करना हो कौन किससे कितना परसेंट ज्यादा है, कौन किससे कितना परसेंट कम है, या कौन किसका कितना परसेंट है, तो उस हालात में आप उनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल में अगर बात करें अपीयर फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी, इंस्टीट्यूट बी से अपीयर हो रहे छात्रों की संख्या, तो आपने कहा ठीक है सर, देखते हैं यहाँ पर, यहीं खाली जगह है यहीं पर थोड़ा बना ले, ठीक है। तो अपीयर हो रहे बी से, यहाँ पर अपीयर की अगर हम बात करें तो बी से कितने लोग अपीयर हुए हैं, जरा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। हु अपीयर फ्रॉम बी, तो टोटल बी में कितने लोग हैं, 1800 लोग हैं, और उसमें यहाँ पर जो है आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है, बी से अपीयर होने वालों की संख्या, तो जो ये 1800 है ना, ये हमारा 360 डिग्री का मान है, और बी से कितना डिग्री हमको निकालना है, तो 112 डिग्री निकालना है, यानी बी कितना डिग्री लेकर बैठा है, तो 112 डिग्री। जैसा कि मैंने आपको बताया 36 इसको कितनी बार में काट रहा है, तो 36 यहाँ पर इसको 5 बार में काट रहा है। कितनी बार है मेरे भाई काट रहा है, 5 बार में, तो 5, 112 का 5 गुना 560 हो जाएगा, यानी बी से यहाँ पर अपीयर होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 560 है। फिर यहाँ बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास फ्रॉम ए एंड सी, ए और सी से पास होने वालों की संख्या, तो यहाँ ए और सी का थोड़ा हम पास देख लेते हैं, तो हम यहाँ बोलेंगे कुल छात्र जो पास हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 1200 है। ये 1200 कितने परसेंट के बारे में बता रहा है, तो 100% के बारे में बता रहा है। हमें यहाँ पर ए और सी दोनों को लेना है, 22 और 18 कितना परसेंट हो गया, 40%, तो हम यहाँ पर कितने परसेंट का मान बता देंगे, 40% का मान। यहाँ पर 00 से 00 खत्म, ये हमारा हो जाएगा 480, ये हमारा हो जाएगा 480। तो सवाल में यहाँ पर कहा गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम बी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ इतना, यानी ये जो 560 है ये 480 से कितना परसेंट ज़्यादा है, ये जो 560 है ये 480 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर परसेंटेज मोर बराबर कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप बताओ, ये यहाँ से 80 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, और कितने के ऊपर, तो जिससे कंपैरिजन किया जाए, यानी 80/480 इंटू 100%। 80 इसको 6 बार में काटेगा, और 1/6 इंटू 100 करने पे कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%, क्योंकि 1/6 का मान 16 सही 2/3 होता है। ऑप्शन नंबर ए फॉर, आ भी जाओ, इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरे भाई, यहाँ पर बड़े आसान तरीके से आपने b का मान निकाल दिया, आपने a + c का मान निकाल दिया, और फिर उसके बाद ये बता दिया कि ये वाली संख्या इससे कितना परसेंट जो है वो ज़्यादा है।
बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार। तो ये सारे आपके मेंस के सवाल हैं, देखते चलिए। ठीक है, मेंस के सवाल हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, इसी तरीके से बोला गया है, इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए इज 5:6, यानी इंस्टीट्यूट ए में यहाँ पर जो पास हुए हैं, ए जो पास हुए हैं उनमें यदि लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है और कहा है कि एंड 40% ऑफ द स्टूडेंट हु पास फ्रॉम डी आर बॉयज, और ड्यू में जितने लोग पास होते हैं उसका 40% बॉय है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए टू दैट ऑफ हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी इज। बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ बोला गया है। देखिए सिंपल सा बात पता है क्या है, सबसे पहले तो आपको ये वाला पाई चार्ट ये बता देगा कितने लोग उसमें पेपर देने आए थे, फिर ये वाला पाई चार्ट ये आपको ये बता देगा कि उसमें से कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं। अब उनमें भी आपको सवाल में एक और डेटा दे दिया और ये बोल दिया यहाँ पर कि देखो ए में जो पास हुए हैं ना, इंस्टीट्यूट ए में जो पास हुए हैं उसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:6 है, और साथ में इंस्टीट्यूट डी में, यहाँ पर इंस्टीट्यूट डी में जो लड़के हैं वो 40% है। यानी आपको इंस्टीट्यूट ए में लड़कों की संख्या निकालनी है, इंस्टीट्यूट डी में लड़कों की संख्या निकालनी है, और आपको उनका रेशियो लेना है। यही बोला गया है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए टू दैट हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी, हमसे ये बोला गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर जो है यहाँ बॉयज लेना है जो पास किए हैं, और कौन से वाले इंस्टीट्यूट से, तो ए से, और फिर उसके बाद वहीं बॉयज जो पास किए हैं और कौन से वाले इंस्टीट्यूट से, तो डी से, और इनका हमको क्या लेना है, रेशियो। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, देखिए बात ऐसी है, टोटल जनसंख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर 1200 है। ठीक है, 1200 में पहले कितने लोग ए में पास होते हैं, तो 1200 का 22% लोग पास कर जाता है, ऐसे लिख दो यहाँ पर। ठीक है, 1200 का कितना परसेंट पास कर जाता है, तो 22%, तो यहाँ ऐसे मिलेगा 1200 का 22% जो है, यानी 22/100 आप ऐसे कर दो, पास हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास कुल मिलाकर पास लोगों की संख्या आ जाएगी। ये उन लोगों की संख्या होगी जिन लोगों ने पेपर को पास किया है, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और वो किस अनुपात में है, तो 5 और 6 के अनुपात में है। यानी असल में ये जो डेटा है ना, ये 5 + 6 यानी 11 का मान है। अगर मुझे बॉयज़ का निकालना है तो मुझे 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी मैं कहूँ टोटल जनसंख्या को 5/11 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जनसंख्या 11 का मान है जिसमें लड़के सिर्फ 5 यूनिट हैं, यानी ये टोटल अगर 11 का मान है तो 5 का मान बताना पड़ेगा। इससे हमें किसकी संख्या पता चल जाएगी, बॉयज़ की संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इंस्टीट्यूट डी में, तो यहाँ देखिए इसमें भी पास होने वाले छात्रों की संख्या 1200 है, साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें डी को लेकर तो 20% है, तो यहाँ 1200 का कितना परसेंट बच्चा पास किया है, तो 20% बच्चा पास कर गया है। और उस पास वाले छात्रों में बॉयज़ की संख्या कितनी है, 40% है। बॉयज़ की संख्या कितनी है, 40% है, तो बोलेंगे इंटू 40/100, यानी यहाँ पर ये उन लोगों की संख्या आ गई जो इंस्टीट्यूट ए से लड़के जितने पास हुए हैं उनकी संख्या है, और ये उनकी संख्या है जो इंस्टीट्यूट डी से जितने लड़के पास हैं। टोटल का इतना परसेंट, फिर उसका 5/11, टोटल का इतना परसेंट, फिर इतना। अब आराम से आप इसका खेल खेलते जाओ, काटने कूटने का और कोई बात नहीं है। 1200 से आप यहाँ 1200 को काट दो, 100 से आप यहाँ 100 को काट दो, 11 से आप इसके 22 को 2 बार में काट दो। ठीक है, यहाँ इसके 1 0 से 1 0 को ख़त्म, 1 0 से इसके 1 0 को ख़त्म। आपका यहाँ का 2 यहाँ के 2 को काटेगा, यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 4, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस यही फ़ायदा होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग डेटा जो है वो यहाँ पर निकाल कर और फिर जो है अलग अलग डेटा निकाल कर तब रेशियो लेते हैं। मैं शुरू से कहता हूँ, रेशियो निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, आप एक ही साथ पूरे डेटा को लेके चलना, ताकि आपका काम आसान हो जाए। ठीक है, अब आ जाता है पाई चार्ट का लास्ट वाला डीआई, क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 44 तक, ये आपका लास्ट डीआई है। सेम तरीके से यहाँ पर सेम क्वेश्चन बोला गया है, स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन एग्जामिनेशन। सेम पीछे वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी है, जिसमें यहाँ पर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिग्री में बताया गया है और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज में बताया गया है। वहाँ पर भी पास वालों की संख्या वहाँ
यहाँ टोटल की संख्या दी गई थी, यहाँ भी टोटल की संख्या दी गई है, और पीछे वाले क्वेश्चन में पास की संख्या दी गई थी, यहाँ भी पास की संख्या दी है, और उसी आधार में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी दोनों के दोनों जो DI थे वो सेम थे। आपका इस बार सीजीएल का मेंस 2 अलग अलग शिफ्ट में हुआ। 29 जनवरी को पूरे भारत में हुआ था और 3 फरवरी को सिर्फ एक सेंटर था मेरठ, उसी में हुआ था। क्यों? क्योंकि 29 जनवरी को जिस दिन सेंटर था मेरठ में, उस दिन कोई टेक्निकल ग्लिच आ गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि शायद पेपर लीक हो गया था या पता नहीं, तो इस वजह से उस सेंटर का पेपर 29 तारीख को कैंसिल करवा दिया गया था, और उसके बाद उस पर्टिकुलर सेंटर पे 3 फरवरी को दोबारा से पेपर करवाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बोलेंगे, तो ये जो है एकदम 3 फरवरी का डिट्टो कॉपी पेस्ट कहाँ है आपके पास, तो डिट्टो कॉपी पेस्ट आपका 29 जनवरी वाला पेपर है। ठीक है, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोग करेंगे ना तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जैसे क्वेश्चन नंबर 42 को ही देखिए, विच इंस्टीट्यूट हैज़ द सेकेंड हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास टू द स्टूडेंट हु अपीयर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सवाल मुझे लगता है कि आपको कर लेने चाहिए। 42 हो गया, 43 हो गया। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, सी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट टू अपीयर। ये सारे के सारे क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम इतना एक्सीड, ये सारे क्वेश्चन जो है मुझे लगता है आप कर लेंगे। सेम डिट्टो उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे तरफ से पूरा का पूरा पाई चार्ट खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 1 या 2 क्लासेस लेंगे लाइन ग्राफ के लिए, लाइन DI मतलब जो भी है वो करके, और उसके बाद फिर हम लोग हिस्टोग्राम पढ़ के मिक्स DI करके ख़त्म कर देंगे। तो आप देखिए जो आपका मेंस है उसमें से ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको मैंने ये भी दिखाया था कि देखो आपका जो 29 जनवरी का इसी बार का मेंस था, उसमें आपके बार ग्राफ के भी क्वेश्चन थे, उसमें आपके जो है टेबुलर DI के भी क्वेश्चन थे, उसमें पाई चार्ट का भी क्वेश्चन था, हिस्टोग्राम का भी क्वेश्चन आता है CPO के पेपर में। तो इसीलिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर टाइप को छोड़कर चले जाएँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया जितना वेटेज आपका ज्योमेट्री का है उतना ही वेटेज आपका डाटा इंटरप्रिटेशन का भी है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को बराबर महत्व देकर पढ़िए। ऐसा मत करिए कि लोग ज्योमेट्री के लिए बवाल तो इतना जो है मेरे तरफ से काफ़ी है, आप मन लगाकर पढ़िए। मैं यही कह रहा था कि आप जो है जितना मैं आपको DI में कंटेंट दे रहा हूँ, आप मेरी शीट को एक तरफ रख दीजिएगा, और आपका दोस्त यार रूममेट कहीं पर किसी से पढ़ रहा हो तो आप बोलिएगा कि एक बार वो अपने डाटा इंटरप्रिटेशन की शीट को एक तरफ रखे, वो जिस भी टीचर से पढ़ रहा है। फिर आप दोनों शीटों को बड़े प्यार से कंपेयर करिएगा। आप ये देखिएगा कि दोनों शीटों में जो है किसका कंटेंट किस तरीके से है, मैंने कितना कंटेंट दिया है, ऊपर से जो हमारा कंटेंट है या जो आपका कंटेंट है वो किस तरीके से टाइप वाइज भी है, लेवल वाइज भी है और अपडेटेड भी है, और जो आपके रूममेट का कंटेंट होगा जो अदर टीचर से पढ़ रहे होंगे उनका देखिएगा कि कितने पेपर तक उन्होंने अपडेट किया है, क्या उन्होंने इस बार के मेंस के क्वेश्चन करवाए हैं। इस तरीके से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड भी है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट भी है। ठीक है, और एकदम टाइप वाइज और कैटेगरी वाइज बनी हुई है। इसी वजह से मैं आपको बोलूँगा ये बात। ठीक है, बस मन लगा कर पढ़िए, कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, बस आप उसमें जान लगा दीजिए। ठीक है, लोग उस पैसे को मार्केटिंग में खर्च करते हैं, मैं उस पैसे को कंटेंट में खर्च करता हूँ ताकि बस बच्चों का बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो बस आप भी मन लगाकर पढ़िए, बढ़िया से मन लगाकर, एकदम दिलो जान से कंटेंट हम दे रहे हैं ज़बरदस्त वाला, आपको बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, बहुत आगे बढ़िए लाइफ में, खुश रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।